हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं। और आज हम सबका जो क्लास 7 का जियोग्राफी है उसका 5 5 चैप्टर है। इसके पहले हम सब क्लास 6 का जो पॉलिटी है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है, ये तीनों समाप्त हो गया है। क्लास 7 का हिस्ट्री भी समाप्त हो गया है और क्लास 7 का ये जो 5 चैप्टर जियोग्राफी चल रहा है और सेम ऐसे ही जैसे कि इस वीडियो में पढ़ाएंगे। जैसे आप सब देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को हम सब लास्ट में सभी प्रश्न को हम सब डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो आज जो पाठ है उसका शीर्षक है जल। तो जैसे कि जल शब्द से सभी लोग भली भांति जानते हैं, ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्या किस किस काम के लिए आता है, आदि सभी बातों के लिए सब इसके बारे में पढ़ेंगे। यह कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है, फिर बारिश जो नीचे होती है वो फिर ऊपर बादल जैसे होता है कि वो उड़ा ले जाता है, ऐसे सुने हैं, वह कैसे होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आज सभी बातों को हम सब जानेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा, रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचते लगते होंगे। बच्चे वर्षा भर गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जो जल गायब हो जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बारिश होता है कुछ समय, 1 आध 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते में जितना अधिक बारिश रहती है, कुछ दिन पर देखते हैं आप वो गायब हो जाता है। कुछ नीचे सोख लेती है जो ज़मीन रहती है हमारी, और कुछ क्या होता है ऊपर का जो वो सूर्य के जो किरणें हैं उससे भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। तो देखिए, लिखा गया है कि दोपहर तक क्या होता है, उस गड्ढे के पानी गायब हो जाता है। आगे लिखा गया कि वह जल कहाँ जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होगा, अर्थात वाष्प बनकर ठंडे होने पर जल वाष्प संघनीय होकर बादल के रूप में ले लेता है। जो बादल होता है वह ले लेता है। यहाँ से हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर समुद्र के नीचे गिरता है। आगे देखिए, लिखा है कि जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर करता है, लगातार चक्कर करता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए, जैसे कि इसमें ये बताया गया कि जैसे आप बारिश होता है तो जब देखते हैं कि कहीं अगर बारिश हुआ तो कहीं पर एक इकट्ठा हो जाता है जब पानी, फिर क्या होता है कुछ दिन में, कुछ घंटों में, 1 आध 2 महीनों में क्या होता है वहाँ उस गड्ढे का पानी गायब हो जाता है। तो कुछ पानी तो ज़मीन सोख लेती है नीचे, कुछ पानी क्या होता है सूर्य के जो प्रकाश पड़ता है तो उससे जो वाष्प बनता है, तो वाष्प के द्वारा या वाष्पित के द्वारा ऊपर बादल में ही फिर चला जाता है, अर्थात बादल ही अपने तरफ उस पानी को अवशोषित कर लेता है और लेकर घूमता रहता है। अर्थात जब तक वो हल्का होता है बारिश, जैसे बताते हैं कि जो बादल रहता है तो कभी-कभी क्या होता है बादल ऐसे जाते रहते हैं पर वो बारिश नहीं करते हैं। तो क्या रहता है कि उसमें उतना जल नहीं रहता है कि वह वहाँ पर बारिश कर पाए। तो ऐसे जब अधिक मात्रा में बादल अपने अंदर पानी भर लेता है तो वह नहीं जब चल पाता है तो वह एक जगह क्या होता है बारिश कर देता है। इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जैसे बारिश हुआ फिर बारिश को हम
पानी को ही वाष्प के माध्यम से ऊपर ले गया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं कि देखिए जैसे अभी बारिश हुआ, फिर वर्षा का जो बारिश हुआ, बारिश के बाद देखिए यहाँ पर वाष्पित होकर यहाँ पर देखिए ऐसे उड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए बादल या नीले नीले होने लगे हैं ना। यहाँ पर ऐसे चित्र आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर अभी हम सब पढ़े, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र बोलते हैं। आगे है हमारी पृथ्वी थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में खेती में सिंचाई के लिए करते हो सकता है वही सैकड़ों वर्ष पहले अजमेर है वहाँ की नदियों में बहती हो। देखिए लवण जल के मुख्य स्रोत नदी है। जो लवण जल होते हैं उसका जो मुख्य स्रोत है वहाँ नदी है। जैसे ताल सोने न ताल के जो होते हैं स्रोत जो होते हैं, एवं हिमनद महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक और क्लोराइड होता है। लवणीय जल में क्या होता है? तो नमक एवं सोडियम क्लोराइड। याद रखना, नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब पूछेगा कि लवणीय जल में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। इस नमक को खाने में उपयोग किया जाता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आप अगले पेज पर देखिए लिखा गया है जल का वितरण। देखिए लिखा है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 अर्थात जो पृथ्वी की सतह है, अर्थात जिस पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर क्या है? जल का कितना? 1/4 भाग जल ही है। 1/4 भाग जल ही है, अर्थात 1/4 भाग पृथ्वी है और 1/4 भाग जल ही से क्या है? ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में क्या होता है? अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता? अर्थात जैसे बताया गया कि इतना जब है पानी जब इतना है कि 1/4 बटे या जो हिस्सा है ज़मीन का या पृथ्वी का 1/4 हिस्सा जब पानी ही पानी है, तो हम ऐसा क्यों बोला जाता है कि पानी को सेव करिए, पानी को बचाइए? ऐसा क्यों बोला जाता है? जब पानी ही अधिक है तो पानी को ऐसा क्यों बोला जाता है कि बचाइए, उसको नष्ट ना करिए? तो देखिए आगे रीजन बताया गया है कि यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की जो कमी है उसका सामना क्यों करना पड़ता है। जैसे आप सब कभी कभी देखते हैं कहीं पर पानी की क्या होती है? कमी रहती है, वहाँ पर पानी नहीं पाते हैं सब लोग। क्या होता है? पीने के लिए पानी दूर दूर जाते हैं लेने, वहाँ पर नल की व्यवस्था नहीं है। आगे बताया गया कि ऐसा जब क्यों होता है, तो बताया गया कि क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि महासागर में क्या होता है? 97% पानी है, अर्थात जो पानी है, पानी का 97% महासागर में है। बर्फ क्षत्रक में 2% है। भूमिगत अर्थात जो हम सब जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर कितना है? तो 0.68 है। झीलों का लवण जल जो है वह 9 पॉइंट है। स्थलीय समुद्र नमकीने झील, ये सब आप देख सकते हैं। नदियों में 1%, वायुमंडल में 19%, ये सब आप परसेंटेज देख सकते हैं। अब देखिए इसका रीजन बताया गया कि अब ऐसा क्यों होता है। तो बताया गया देखिए क्या है कि लवणता 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल अर्थात 1 लीटर बोलिए पानी है, तो 1 लीटर जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 क्या होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, अर्थात प्रति 1000 ग्राम में, अर्थात 1000 ग्राम में कितना? तो 35 ग्राम। कितना? 35 ग्राम क्या होते हैं? लवण। अर्थात मानिए तो जो नमक की तरह जो नमक होता है, नमक जो बोलते हैं लवणता रहती है 1000 ग्राम में। 1000 ग्राम अर्थात 1 लीटर पानी में क्या होती है?
1 लीटर पानी में ये 35 ग्राम क्या होती है, लवणता वाला पानी होता है। कहाँ पर, याद रखना, महासागरों पर। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इजराइल की एक मृत सागर है। कौन सा है, इजराइल का जो एक मृत सागर है उसमें बताया गया कि प्रति लीटर लवणता में 350 ग्राम, कितना, 350 ग्राम। समझ सकते हैं कि आप 350 ग्राम 1000 ग्राम में, 1 लीटर अर्थात 1000 ग्राम में 350 ग्राम क्या, नमक पाए जाते हैं, अर्थात लवणता की मात्रा होती है। जो तैराक लोग होते हैं इसमें प्लो प्लोम वो कर सकते हैं, अर्थात तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता से क्या सघन बन जाता है, अर्थात जिसमें ज़्यादा नमक की अधिकता होती है उसमें आप तैर सकते हैं, अर्थात डूबेंगे नहीं। देखिए लिखा गया है, साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स आगे देखिए बताया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बताया गया जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। जैसे प्यास लगने पर केवल जल की हमारी प्यास बुझ जाती है, केवल जल से ही हमारी क्या होती है, प्यास बुझती है ना। जैसे कि कभी कभी होता है कि अगर प्यास लगी है, आप दूध भी पी लीजिए पर तब पर भी क्या होता है, प्यास नहीं बुझती है। प्यास केवल और केवल पानी से ही बुझती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जल हमारे लिए उपयोगी है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि महासागरीय परिसंचरण देखिए लिखा गया है, समुद्र तट पर, जैसे समुद्र का जो तट होता है उसे नंगे पैर चलने पर, वहाँ पर जो नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभव होती है ना। पुलीन होते हैं ना, किनारे होते हैं, नव बालू, ठंडी पवनें, समुद्र पक्षी वायु में लवटता गंध एवं लहरों का संगीत तथा कुछ सम्मोहित करने वाली प्रतीत होती है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान होता है। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी ये पूरा वाक्य उठाकर पूछता है तो एकदम ठीक से ध्यान से दिमाग में बैठाकर कि बताया गया कि जो ताल होता है, ताल एवं झील के शांत जल की विपरीत, जैसे ताल है, झील है, ये क्या है, यहाँ के शांत जल होते हैं, अर्थात शांत जल होते हैं। पर इसके विपरीत जो महासागर का जल होता है वह हमेशा गतिमान रहता है। इस बात को याद रखना, जो महासागर का जल रहता है वह हमेशा गतिमान अर्थात चलती रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। अब महासागर की जो गतियाँ हैं तो देखिए यहाँ पर बताया गया, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। देखिए एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि 22 मार्च होता है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, अब देखिए जो महासागर के तीन भाग थे, महासागर के जो ये 3 वर्गीकृत किया गया था। तो पहला देखिए है तरंगे। तो देखिए अब तरंगे के बारे में, तरंगे क्या होती हैं, तो समुद्र तट पर जो गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरता है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आता है। जब महासागरीय स्तर पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे तरंग कहते हैं। बस इतना समझिए यहाँ पर कि जैसे आप देखे होंगे कहीं पर जाएंगे तो जैसे क्या होता है, लहर उठता है, तो उस लहर समझ पा रहे होंगे, लहर को यहाँ पर देखिए दृश्य में दिखाया गया भी है कि जो लहर होता है उसी को हम तरंग कहते हैं। बस आगे देखिए, जब समुद्र सतह पर पवन बहती है, जब समुद्र के क्या सतह पर जब क्या होती है कि पवन अर्थात हवा बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, अर्थात जो पानी रहता है वह उबाल होता है, अर्थात उसके उछाल होता है ना, तो उसी को हम तरंग कहते हैं। जितनी की तेज पवन बहती है, तरंगे उतनी क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं और होती जाती हैं। जैसे कि हम सब कभी देखे होंगे कि जितना तेज वायु बहता है ना, अगर उसी दिशा में चले तो और ज़्यादा चलते हैं, अर्थात तेजी से चलते हैं। तो ऐसा होता है कि जल में भी अगर
तेजी से हवा चलता है तो लहरें भी तेजी से होती हैं, बस इतना समझिए। आगे देखिए लिखा गया है कि तूफान में तेजी हवा चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 किलोमीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है। अर्थात हवाओं से क्या होता है कि अत्यधिक जो तरंगे है वह उठ सकती है, और कहाँ तक, तो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अर्थात बताया गया कि अगर हवा के माध्यम से अगर 15 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर जब उत्पन्न हो जाती है, तरंगे उठ जाती हैं, तो हम उस तरंगों को हम सुनामी नाम दे देते हैं, कि अर्थात यह सुनामी आ गया। इस बात को याद रखना कि जब वही लहरें क्या होती है, कुछ अधिक ऊंचाई तक उठ जाती हैं, तो उसे हम सुनामी कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी ने से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछता है कि ये पूरा कि 2004 में जो सुनामी आया था, तो उस सुनामी से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह का कौन सा भाग डूब गया था, तो याद रखना कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट भाग जो था उसका डूब गया था ना। आगे देखिए लिखा गया है सुनामी जापानी शब्द है, याद रखना ये जो सुनामी है यह जापानी भाषा का शब्द है, बस इतना याद रखना, जिसका नाम है पोताश्रय तरंगे। अगर कभी कभी पूछे, हालांकि यही पूछता है कि सुनामी जो है किस भाषा का है, तो जापानी का। कभी कभी अगर ये पूछ दे इसका अर्थ क्या होता है, तो पोताश्रय तरंगे होता है ना, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक फिर और वर्णन है कि सुनामी पृथ्वी का तांडव, अर्थात सुनामी आया था ना दिसंबर 2004 में, बताया गया जो अभी हम सब यहाँ पढ़े, तो यहाँ पर बताया गया कि वही जो दिसंबर 2004 में आया था, तो उससे कौन कौन सी हानियाँ हुई थी, आज सभी बातों को इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इसलिए हम सब इसको छोड़ सकते हैं। तो आगे भी देखिए वही मैटर सेम टू सेम यहाँ पर भी है, कितना आया था, कितनी स्पीड में आया था, क्या क्या नुकसान हुए थे, आज सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम सब यहाँ पर देखिए लिखा गया है तमिलनाडु तट पर सुनामी द्वारा विनाश। तो देखिए ये भी एक था वहाँ पर कि दिसंबर 2004 में सुनामी आया था। तो देखिए बताया गया कि जिस सुनामी के दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्ष सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतना की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी करती थी, जीवन के संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। तो देखिए दोस्तों ये भी एकदम बस वही आदि बातों को बताया गया है कि जब सुनामी आई तो क्या क्या क्षति हुआ, क्या क्या किस किस समस्या से हम सब लोग ने सामना किया, आदि सभी बातों को। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पहला पॉइंट है ज्वार भाटा। पहली थी यहाँ पर तरंग के बारे में हम सब पढ़े, तरंग के बारे में पढ़े। दूसरा है ज्वार। अब देखिए ज्वार क्या होता है, तो है दिन में 2 बार नियमित महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, तब हम उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम अर्थात न्यूनतम स्तर तक आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो तट के पीछे जमा हो जाता है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो अब देखिए समझिए इसको, जैसे बताया गया, ये मान लीजिए ये नदी है, जब इसके लहरें अगर इसको ऐसे तट को ऊपर ऐसे उठ जाते हैं, तो इसको हम ज्वार बोलते हैं। अब यही जब वापस आ जाते हैं, तो इसको हम भाटा बोलते हैं। बस इतना याद रखना। बस आगे देखिए, अब हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अब ऐसा क्यों होता है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, आज सभी बातों को यहाँ पर बताया गया। तो देखिए बताया गया, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं,
लिखा गया है लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा। तो देखिए अब जो ज्वार भाटा होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु एक है बृहद अर्थात छोटे और बड़े। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो याद रखना ज्वार भाटा क्यों आते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा की जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है या उसके गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित हो जाता है जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आता है। तो याद रखना क्या होता है कि जब जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जल पर आकर्षित होते हैं, जल पर अभिकर्षित होती हैं अर्थात पड़ती हैं रात में जब चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थात जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वह जब पड़ती हैं तो क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार आता है। यहाँ पर देखिए ज्वार आता है अर्थात ऊंचाई पर ऐसे लहरें मारता है। और यह कब होता है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या, कहाँ पर, तो यह ज्वार कब आता है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में ही सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। तो देख लीजिए क्या होता है कि पूर्णिमा और अमावस्या इस 2 दिनों में बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार मतलब बड़ा ज्वार। आगे लिखा गया है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। इस प्रकार सबसे ऊंचे ज्वार होता है। इस ज्वार को हम बृहद ज्वार कहते हैं अर्थात बड़ा ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में आता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। तो महासागरीय जल पर पड़ता है, तब क्या पड़ने लगता है, महासागरीय जल पर जब पड़ने लगता है तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है न। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लघु अर्थात जो निम्न रहता है उसको हम लघु कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम बृहद कहते हैं। उच्च ज्वार जो होता है वह नव संचार की सहायता करता है। नव संचार, अब देखिए नव संचार क्या है, तो नव संचार मतलब नए नए जो संचार होते हैं। अब नए नए संचार में जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाना। जो कोई जल स्तर है वह घटा हुआ है तो उसको बढ़ा देती है। ये जहाज़ों को, जो जहाज़ होते हैं बंदरगाह तक पहुंचाती है। जो जहाज़ कहीं इधर उधर अटकी रहती है तो उसको बंदरगाह तक क्या करती है, धकेल कर पहुंचा देती हैं या पहुंचाने में सहायता करती हैं ना। ज्वार मछली पकड़ने के लिए भी मदद करती है। जो ज्वार आती है अर्थात ऊंचाई वाला जो ज्वार होता है वह मछली पकड़ने के लिए भी उपयोगी, अर्थात ज्वार जब आता है तो मछलियाँ अपने आप किनारे पर आ जाती हैं। ज्वार बताया गया कि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के किनारे आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने वाले जल के उतार चढ़ाव को उपयोगी विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अर्थात विद्युत जो उत्पन्न करने के लिए भी ज्वार भाटा का जो ज्वार आता है उसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए महासागरीय धाराएं, याद रखना महासागरीय धाराएं। तो देखिए आगे है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी होती हैं। तो याद रखना जो महासागरीय धाराएं हैं वह गर्म एवं ठंडी दोनों होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखी के निकट उत्पन्न होती हैं। ऐसा पूछेगा तो इस पॉइंट को पूरा याद रखना कि जो महासागरीय की गर्म धाराएं हैं वह कहाँ पर रहती हैं। तो जो महासागरीय की जो गर्म धाराएं हैं तो वह जहाँ तक हो सकता है, तो बताया गया इसमें कि क्या होता है, वह भूमध्य रेखा के निकट रहता है। इसके पहले वाले अगर क्लास में देखे होंगे तो क्या होता है, ग्लोब का जो बीचों बीच वाला रहता है वह भूमध्य रेखा होता है। तो इस भूमध्य रेखा के जो नज़दीक रहते हैं तो उस नज़दीक को जो भी रहता है उस क्षेत्र को, तो उसमें गर्मी रहती है ना। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों में बहती है, अर्थात ठंडी अर्थात जो ध्रुव होते हैं, जैसे कि जो ग्लोब है, ग्लोब के जो ओरे थे तो इस यहाँ पर क्या होता है, ठंडी धाराएं पाई जाती हैं और यहाँ बीच पर गर्म धाराएं पाई जाती हैं। आगे है ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं न।
लिखा गया है कि देखिए यहाँ पर है कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। याद रखना, अब पूछेगा कि ये जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं ये क्या हैं, तो याद रखना ये जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं यह शीत जल धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। तो याद रखना ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धाराएं हैं, और ये जो लेब्राडोर है यह शीत जल धाराएं हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, इस बात को याद रखना। आगे बताया गया कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं जो होती हैं किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से अस्थायी स्तर का तापमान गर्म होता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। अर्थात क्या होता है, मत्स्य जो मछली पकड़ने के लिए होता है उस क्षेत्र को माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट के एक कुछ इलाके हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप सब ठीक से सुना होगा तो इस प्रश्न को, अब जितना प्रश्न आएगा उस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। तो जैसे कि हम बताए थे कि मान लीजिए कोई वाष्पीकरण हो रहा है, अर्थात फिर सघन हो रहा है, वर्षण हो रहा है। पहले वर्षण होगा, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर वही ऊपर जब जाएगा तो सघन होकर फिर बारिश होगा। तो अर्थात हमारा क्या होता है, ये तीनों जाकर मिलकर तब जाकर जल चक्र होते हैं। अर्थात हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक होती है। तो जो सागरीय जल में जो लवणता होती है वह कौन से पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हम बताए जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखिए लिखा गया है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वह प्रमुख रूप से किसके कारण होती है। तो याद रखना, जैसे कि हम बताए थे सूर्य चंद्रमा और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये तीनों जब आपस में होते हैं तो जाकर ज्वार भाटा आता है। आगे है बृहद ज्वार भाटा आने की सही तरीका क्या है। तो जो बृहद ज्वार भाटा है वह कब आता है, तो जैसे कि हम सब बताए जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधे रहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधे रहते हैं तो क्या होता है कि बृहद ज्वार आता है। आगे है कि बृहद ज्वार किन दिनों आता है। तो हम सब पढ़े थे कि बृहद ज्वार जो होता है वह पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन आता है। आगे देखिए है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जो जल होता है चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आता है। तो ये बात सही है, अर्थात चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। ये बात सही है। दूसरा है जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी के समकोण बनाती है तो निम्न ज्वार आता है। तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा दोनों विकल्प सही है। आगे देखिए लिखा गया है कि अगला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार भाटा से होते हैं। अर्थात जब उच्च ज्वार भाटा है तो वह कौन सा लाभ होता है कि जो हम सबको मिलता है। तो देखिए बताया गया है कि उच्च ज्वार नौ संचार के लिए सहायता होती है। तो ये बात सही है। दूसरा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करती है, ये भी सही है। इन्हें उपयोग करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये बात सही है, अर्थात हमारे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए महासागरीय जल धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। बात को याद रखना। आगे देखिए बताया गया है कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। तो ये बात गलत है। दूसरा है ठंडी जल धाराएं हैं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। तो ये भी क्या है, हमारा गलत है।
अगला देखिए है कि जो लिब्राडोर महासागरीय जलधारा ये क्या होता है, तो उष्ण जलधारा होती है। तो ये भी क्या है हमारा गलत है। तीसरा देखिए यहाँ पर है कि महासागरीय धाराएं आपस के क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं वह आपस के क्षेत्र के प्रभाव को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो ये सही है, ये सही है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये वाला सही है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़ें कि वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधारा बहती है, वह क्षेत्र जहाँ गर्म जलधारा बहती है, वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधारा दोनों बहती है। तो ये हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो हम सब जैसे अभी पढ़े किस भाषा से हुई है, तो जापानी भाषा से। किस भाषा से, तो जापानी भाषा से हुई है। आगे देखिए लिखा गया है, तो देखिए हम सबका प्रश्न समाप्त हो गया। इस प्रश्न को देखिए एक बार और देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पर है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये हमारा सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पर ये असत्य है, ये असत्य है, अर्थात हमारा यही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सेम ऐसे थ्योरी प्लस MCQ देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए। पूरा पढ़ाया गया है और आप पढ़कर